औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लाइफ स्टोरी ऑफ मंसूर, किस्त नंबर 31, क्लैरी पाइटो। आश्रम में सुबह 4 बजे जाकर तमाम स्टूडेंट्स मरकज़ी ग्राउंड में पहुंच जाते थे। तमाम स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज के लिए काले रंग के ढीले ढाले लिबास पहने हुए थे। मुझे भी एक लिबास दिया गया जो पहनकर मैं ग्राउंड पहुंच गया। ग्राउंड में महाराजा कल्कि अवतार की हुकूमत के लिए एक दफ़ा इज्तिमाई दुआ होती थी। इसके बाद वार्म अप के लिए ग्राउंड में रनिंग होती थी। रनिंग के बाद इज्तिमाई वार्म अप एक्सरसाइज होती जो बहुत सख्त थी। इसके बाद क्लास वाइज सब अपने अपने इंस्ट्रक्टर के पास चले जाते थे, जहां जाकर प्रैक्टिस करते थे। मैं चूँकि अभी किसी क्लास में नहीं था, इसलिए अर्जुन कुमार ने मुझे अपने पास बुला लिया और बातों ही बातों में मुझे क्लैरी पाइटो का तारुफ कराना शुरू कर दिया कि किस दौर में और क्यों कर ये कला ईजाद हुई और इसकी तरबियत लोगों को दी जाने लगी। क्लैरी पाइटो मार्शल आर्ट की कदीम तरीन कला है और इससे बहुत सारे स्टाइल निकलते हैं। शाओलिन टेम्पल कॉन्ग-फू भी दरअसल क्लैरी पाइटो से ही निकला है और बाद में चाइनीज़ ने इसमें तब्दीलियां की। मास्टर बुद्धि धर्मा इंडिया से बुद्ध मत की तबलीग करने के लिए चाइना गए और उन्होंने ये कला वहाँ के लोगों को सिखाई। क्लैरी पाइटो को 3 स्टेज में तकसीम किया जाता है। जिस्मानी फुर्ती तरबियत के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 खाली हाथ लड़ने की तरबियत दी जाती है। नंबर 2 लकड़ी के हथियारों स्टिक वगैरह के साथ लड़ने की तरबियत दी जाती है। नंबर 3 खंजर तलवार नेज़ा ढाल वगैरह के साथ लड़ने की तरबियत दी जाती है। क्लैरी पाइटो में मुख्तलिफ जानवरों परिंदों के लड़ने और दिफा करने के तरीके और पोज या मुद्रा भी शामिल हैं जो दौरान तरबियत सिखाए जाते हैं। मसलन हाथी पोज, शेर पोज, घोड़ा पोज, बिल्ली पोज, मोर पोज वगैरह वगैरह शामिल। इन जानवरों के जो पोज या मदारा बनाए जाते हैं, इससे जिस्म ताकतवर और लचकीला हो जाता है। जैसे घोड़े के पोज इसलिए सिखाया जाता है कि घोड़ा जितना भी थका हो कभी बैठता नहीं। इसके अलावा क्लैरी पाइटो के खिलाड़ियों को विद्या मतलब हिकमत का इल्म भी सिखाया जाता है ताकि दौरान तरबियत चोट लगती है, मसल्स फट जाते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाए तो वो अपना इलाज खुद कर सकें। विद्या कहती है कि इंसान के जिस्म में कुल 108 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जबकि क्लैरी पाइटो कहती है कि सिर्फ 47 होते हैं, यानी कि 47 होते हैं, कि जिन पर चोट लगाई जाए तो मुखालिफ की मौत वाक़ई हो सकती है। क्लैरी पाइटो सुबह तरबियत से पहले जिस्म पर सरसों का तेल ज़रूर मल लेते हैं, इससे जिस्म लचकीला हो जाता है। क्लैरी पाइटो में जिस्म के 7 चक्रास को खोलने चलाने की तरबियत भी दी जाती है। इसके अलावा योगा तो लाजिम व मलज़ूम है। तमाम को शांत करने के लिए मुख्तलिफ मेडिटेशंस करवाए जाते हैं। क्लैरी में एडवांस चीज़ें आंखें बंद करके थर्ड आई फाइट सिखाई जाती है, जो आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ या एहसासात के ज़रिए खाली हाथ और तलवार के साथ फाइट होती है। ये सब स्टूडेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता क्लास वाइज तरबियत दी जाती है। यहाँ आश्रम में रूहानी तरबियत के लिए एडवांस मेडिटेशंस भी करवाए जाते हैं, जिनका आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पुराने ज़माने में क्लैरी पाइटो जंगजुओं को सिखाई जाती थी और हर जंग में यही बेहतरीन फातेह जंगजू होते थे। अंग्रेज़ दौर में इस पर पाबंदी लगाई गई थी क्योंकि इन जंगजुओं ने अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान किया था, मगर अंग्रेज़ इसमें कामयाब ना हो सके। आश्रम में सिर्फ 6 घंटे सोने को मिलते थे, बाकी 18 घंटे मुख्तलिफ किस्म की तरबियत में गुजरते। खाना 2 वक्त ही मिलता था, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। दिन को रेस्ट के लिए 1 घंटा मिल जाता था। तमाम काम की निगरानी गुरु महाराज खुद करते थे या मुझे अर्जुन कुमार ने कहा कि आप को कॉन्ग फू की तरबियत ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टाइल्स में फ़र्क है, इसलिए आप हमारी पहली क्लास से स्टार्ट लो ताकि सारे खेल को समझ सको। मैंने कहा यही बेहतर। मुझे एक क्लास में भेज दिया गया। मैं पहले तो मुझे एक निकर पहनाकर मेरे जिस्म पर खूब सरसों का तेल मला गया।
फिर मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज शुरू करवाएगी, मुख्तलिफ़ पोज दिखाएंगे। बड़ा दिलचस्प तजर्बा था। जब नाश्ते के लिए विसल बजाई गई तो काजल कहीं से निकल कर मेरे पास आ गई और कहने लगी, चलो नाश्ता इकट्ठा करते हैं। जब हम नाश्ते से फारिग होकर बैठे बातें कर रहे थे तो एक 26-27 साल की बहुत खूबसूरत सी लड़की हमारी तरफ चली आ रही थी। खूबसूरती के अलावा इसके चेहरे पर एक नखूत और गुरूर सा था। काजल उठकर खड़ी हो गई और उसे पुष्पा दीदी कहकर सलाम किया, मगर उसने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं भी खड़ा हो गया। मुझे देखकर कहने लगी, अच्छा तो तुम हो वो मंसूर जिसके यहाँ गुरु महाराज किस्से सुनाते हैं। मुझे इसका इस तरह बात करना और लहजा बहुत बुरा लगा। शक्ल के अलावा इसके लहजे में बहुत गुरूर था। मैंने कहा, जी मैं वही हूँ। तो फौरन आगे से कहने लगी, शक्ल से तो ऐसे नहीं लगते जितनी तुम्हारी तारीफ की जाती है। मैंने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? गुरु महाराज या अर्जुन कुमार मेरे बारे में गलत बयानी करते हैं? फौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, बस वैसे मैंने कहा कि कोई ज्यादा हीरो वाली शक्ल नहीं है तुम्हारी। बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही थी। मैंने कहा, मुझे लगता है आपको फिल्में देखने का शौक है, बल्कि आपके स्टाइल से लगता है फिल्मों में काम करने का शौक है। यहाँ क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? फिल्मों में हीरोज के साथ काम करें, मॉडलिंग करें, जिस्म भी आपका डांसरों वाला है, खूब हिट हो जाएंगी। वो थोड़ी सी खुश हुई लेकिन मेरे तंज को समझ गई। कहने लगी, ऑफर तो बहुत थी मगर हम अपना सब कुछ गुरु महाराज के मकसद के लिए त्याग चुके हैं। मैंने कहा, काजल अफसोस की बात है, मैं अभी तक इतनी खूबसूरत हसीना से नावाकिफ हूँ, इनका तारुफ तो करवाओ। वो खुद ही कहने लगी, हम गुरु महाराज की बेटी हैं। मुझे बहुत शौक लगा। मैंने कहा, मतलब आप अर्जुन कुमार की बहन हैं? वो जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, हम उनकी कज़न हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमें बेटियों की तरह परवरिश की है। मैंने देखा काजल दूसरी तरफ मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। पुष्पा पुष्पा कुछ स्टूडेंट्स को देखकर इनके पास इनको डांटने के लिए चली गई। मैंने काजल की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है और ये कौन बला थी? काजल कहने लगी, इसने तो जो की सो की, मगर तुमने भी इसकी खूब क्लास ले ली। ये गुरु महाराज की दो दूर पार की रिश्तेदार थी। इसका बाप असल में अमीर कबीर जमींदार ठेकेदार था। रिश्तेदारों में दुश्मनी की वजह से कत्ल हो गया। उस वक्त पुष्पा 10 साल की थी। माँ गुरु महाराज के पास छोड़ गई और कुछ अरसे बाद वो भी भगवान को प्यारी हो गई। गुरु महाराज ने इसको बेटियों की तरह ही पाला है, मगर इसने इनसे कुछ भी नहीं सीखा, और मार्शल आर्ट न योगा, क्योंकि इसका दिमाग गुरूर से भरा हुआ है। इसलिए वहाँ इल्म कैसे आएगा? इसकी ड्यूटी होती है खाना पकवाने और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी की, और इसको वही पसंद है। इस तरह ये रोब झाड़ कर अपनी हिस्स को तस्कीन दे लेती है। इसके अलावा ये अर्जुन कुमार जी को बहुत पसंद करती है और शादी करना चाहती है, मगर गुरु महाराज का कहना है कि इस बारे में महाराजा कल्कि अवतार की इजाज़त नहीं, और अर्जुन कुमार जी भी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी रूहानी निज़ाम वाले हैं और महाराजा कल्कि अवतार की इजाज़त के बिना तो मुमकिन ही नहीं कि वो ये करें। मगर अर्जुन कुमार जी के साथ कोई बात भी करे तो पुष्पा उसकी दुश्मन बन जाती, जैसे अभी उसने मेरे साथ बात तक करना गवारा नहीं किया, क्योंकि मुझे अर्जुन कुमार जी नेपाल लेकर गए थे। अजीब वहमी और शकी औरत है। भगवान जानते हैं कि अर्जुन कुमार जी मेरे मोहसिन भी हैं, गुरु भी हैं, और मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ, और वो मुझे छोटी बहन समझते हैं। मगर इस औरत के दिमाग का क्या किया जाए? तुमने इसे अर्जुन कुमार की बहन कहा तो मुझे हंसी आ गई थी। हम बातें कर रहे थे कि अर्जुन कुमार चलते हुए हमारी तरफ आए और आते ही कहने लगे, पुष्पा यहाँ तुमसे बातें कर रही थी, मुझे यकीन है उसने तुम्हारी दिल आज़ारी की होगी और इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप रहने दें, मेरी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते गुजरा है। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इसका नफ्स बीमार है। मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे तरस आप पर आ रहा है, इससे शादी के बाद आपका क्या बना? अर्जुन कुमार हल्का सा मुस्कुराए और कहा, ये बेवकूफ़ है, अफसोस इसने यहाँ गुरु महाराज के साथ रहकर कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ तो महाराजा कल्कि अवतार के लिए हर चीज़ की कुर्बानी सिखाई जाती है। ये जिस्म तो मजबूरी है,
मजबूरी में हम लिबास के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना रूह क्या किसी के साथ रिश्तेदारी बनाएगी। ये दुनिया एक कैद खाना है, यहाँ पर आना और फिर जान छुड़ा कर जाना है। भला बस स्टॉप पर भी कोई घर बनाकर बैठ जाता है, फिर भी मालिक का हुक्म हो, किसी चाहने वाली रूह ने आना हो तो ये जिस्म शादी के बंधन में मालिक के हुक्म से बन जाते। मैं इसकी बातें सुनकर चौंका और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, पहले एक बाउज़ई काफ़ी थी मेरे लिए, अब आप भी। अर्जुन कुमार हल्का सा मुस्कुराए और कहा, बाउज़ई का बहुत बड़ा रूहानी मकाम है। मैंने कहा, वो भी रूह है, आप भी रूह ही हैं, रिश्ता हो जाए तो मकाम एक ही हो जाएगा। अर्जुन कुमार ने कहा, यह नामुमकिन है, रूह का रिश्ता अपनी रूह आला से होता है, इसके अलावा इनका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। अगर होता भी है तो मालिक की वजह से होता है। ये बात एक दिन तुम्हें समझ लगेगी, और जिस दिन समझ लगेगी उस दिन कहोगे कि मेरे इस जिस्म को भी कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि मेरा इससे भी कोई ताल्लुक नहीं। अचानक दोबारा तरबियत के लिए विसल की आवाज़ गूंजी और मैं और काजल भागकर अपनी अपनी क्लास में चले गए।